बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन। मैं आप लोगों को एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूं और हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 1 का आखिरी हिस्सा है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिटरमिन करना है कि एक वेक्टर कैसे बनता है उसके कंपोनेंट्स की मदद से। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो तो उसके कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिटरमिन करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स हों तो वेक्टर कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, उसके लिए हम उसी डायग्राम का सहारा लेंगे जो डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी, और वो डायग्राम कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, जिसके अंदर एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरम्यान में एक वेक्टर ए मौजूद है। आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, ए बी सी, लेकिन हम ये जनरल चूंकि पढ़ रहे हैं तो यहां पे हमारे पास वेक्टर का नाम हमने क्या रख दिया, ए। ये एंगल बना रहा है थीटा विद हॉरिजेंटल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरम्यान में हो तो आप उसके कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको लोगों को सिंपल तरीका बताया था, वो ये कि अगर आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप उस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएं एक्स एक्सिस पे। परपेंडिकुलर लाइन, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ कितना क्या एंगल बना रही हो, 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, अब यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट बन रहा है वेक्टर का और कौन सा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे बन रहा है। उसके लिए बहुत आसान बात है, ये जो वाई एक्सिस में लाइन गिरी है ये होगी वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, जिसे हम ए वाई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एक्स एक्सिस में लेंथ बन रही है ये होगा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, जिसे हम ए एक्स आई यूनिट वेक्टर से डिनोट कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बना लिए। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको एक ट्राइएंगल नजर आ रही है, और उस ट्राइएंगल को मैं अगर लेबल कर दूं तो ये हमारे पास है पॉइंट ओ, ये हमारे पास है पॉइंट पी, और ये हमारे पास है पॉइंट एम। स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्राइएंगल नजर आ रही है। पहले इस ट्राइएंगल को डिस्कस कर लेते हैं। इस ट्राइएंगल के अंदर जो थीटा के सामने लेंथ मौजूद है यानी ए वाई लेंथ, ये इस ट्राइएंगल का परपेंडिकुलर है, और ये जो ओ एम लेंथ है ये इस ट्राइएंगल का बेस है, और ये जो ए लेंथ है ये इस ट्राइएंगल का हाइपोटेन्यूस है। स्टूडेंट्स, अब हमने इन दो कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर फाइंड करना है, और वेक्टर्स के केस में मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि जितनी अहमियत मैग्नीट्यूड की है उतनी ही डायरेक्शन की भी है। तो अगर आप लोग वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें फाइंड करना पड़ेंगी, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले हम फाइंड करेंगे, और उसके लिए हम इसी ट्राइएंगल पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। स्टूडेंट्स, पाइथागोरियन थ्योरम को वो बच्चे जो उर्दू मीडियम में मैट्रिक करके आए हैं वो इसे मसला फिसागोरस बोलते थे, लेकिन अब आप लोगों ने मसला फिसागोरस को पाइथागोरियन थ्योरम ही याद रखना है। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है कि पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक किसी ट्राइएंगल का जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर इस ट्राइएंगल में हम देखें तो हाइपोटेन्यूस कौन है, ए, तो हाइपोटेन्यूस की जगह पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। बेस कौन है, ए एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है, ए वाई, तो यहां पे आ जाएगा ए वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहां पे देखें तो आपको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर नजर आ रहा है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। हमें सिंपली वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए
दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इक्वेशन की राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेंगे, तो यहां पे हमारे पास a इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के। स्टूडेंट्स यही वो फार्मूला है जो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती है। इसी की मदद से अगर हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स मौजूद हों, अगर हमारे पास वेक्टर के ए एक्स की वैल्यू और वेक्टर के ए वाई की वैल्यू मौजूद हो, तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ये है वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है। एक और बात आप लोग अपनी बुक्स पे नोट कर लें कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर 3 डायमेंशंस में हो, यानी यहां पे तो हमारे पास वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन अगर हमारे पास कोई वेक्टर 3 डायमेंशंस में हो, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में हो, तो फिर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप लोगों ने अपनी बुक्स पे लिख लेना है, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। इस फार्मूले को अगर आप लोग गौर से देखें तो आपको एक बात समझ आ जाएगी, और वो ये कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये भी पॉइंट आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले के अंदर ए एक्स का स्क्वायर है, ए वाई का भी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज नेगेटिव भी होंगी, तब भी स्क्वायर जो है वो उन वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा, तो आपके पास कभी भी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगी। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब इसके बाद बारी आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इसी ट्राई एंगल के ऊपर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, tan थीटा। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब स्टूडेंट्स यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर यहां पे है tan थीटा एज इट इज आ जाएगा। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? ए वाई, और बेस की जगह पे कौन आएगा? ए एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे मैंने जे यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिखे। उसकी वजह यह है कि ट्राइएंगल के अंदर हमने सिर्फ लेंथ्स को कंसीडर करना है, डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं करना। और अगर हम ट्राइएंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्शंस को इग्नोर कर देंगे। और आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर चूंकि डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इन्हें हम यहां पे नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब जरा देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, तो tan दूसरी साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स इक्वल आ जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स के। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने का तरीका। यह फार्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है। अब आपके जहन में यह भी बात आ सकती है कि यहां पे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल किया है वो tan थीटा ही क्यों है, वो sin थीटा क्यों नहीं है, या वो cos थीटा क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है बच्चों कि हम लोगों ने वेक्टर मालूम करना था उसके कंपोनेंट्स की मदद से, यानी हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना था जिसके अंदर वेक्टर के कंपोनेंट्स आए। तो tan थीटा ही वो वाहिद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके अंदर ए वाई और ए एक्स आ रहे हैं, यानी जिसके अंदर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अब अगर आप इन फार्मूलाज को कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद से भी बेशुमार एग्जांपल्स बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल बना के रखी है। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसका x कंपोनेंट है 4 और जिसका y कंपोनेंट है 3। स्टूडेंट्स कैसे पता चला कि यहां पे x कंपोनेंट की वैल्यू 3 है, सॉरी x कंपोनेंट की वैल्यू 4 है? इस तरह से पता चलता है क्योंकि 4 के साथ क्या लिखा हुआ है? i यूनिट वेक्टर। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था
कि आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जो है ये वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। कैसे पता चला कि ये वाई कंपोनेंट है? क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है, जे यूनिट वेक्टर, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास एक वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक 4 और एक 3, 4 एक्स एक्सिस में और 3 वाई एक्सिस में। अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी हम फार्मूला पढ़ के आए हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल होती है ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहां पे आप वैल्यूज पुट करें, अंडर रूट ए एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वेयर प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वेयर। स्टूडेंट्स आपके पास जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वेयर 9, तो आपके पास ये बन जाएगा अंडर रूट 25। और स्टूडेंट्स जब आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। आपने देखा कि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक नंबर है और नंबर्स जो होते हैं वो स्केलर्स होते हैं। स्टूडेंट्स तो फिर याद रखें कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेसिकली एक नंबर होता है और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आपने इसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मुझे भेजें और फिर देखते हैं कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है या नहीं आई। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।